हेलो चैम्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग एमसीक्यूज फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म्स। बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट्स आपको मिलेंगे इन क्वेश्चंस में और आपकी क्विक रिवीजन भी हो जाएगी पार्टनरशिप फर्म्स की। तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ पार्टनरशिप डीड? क्या ये आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है? नहीं, वो तो कंपनी से रिलेटेड होता है। आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन या लीगल प्रोमिसरी नोट। तो इसका आंसर है आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। दैट इज द अदर नेम ऑफ पार्टनरशिप डीड, व्हिच इज द written agreement. Okay, then. This is a nice question from admission of a partner. Anita and Babita were sharing profits and losses in the ratio of 3:1. Savita was admitted for 1/5 share in the profits. Savita was unable to bring her share of goodwill premium in cash. और इसके लिए उन्होंने जर्नल एंट्री ये रिकॉर्ड की। नाउ आपको पता है वैसे जो दो बेसिक एंट्रीज होती हैं एडमिशन चैप्टर में, वेरी इंपॉर्टेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, फिर प्रीमियम फॉर गुडविल टू ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। बट अगर वो अभी कैश में अपना गुडविल का शेयर लेकर नहीं आए तो हम एंट्री करते हैं कैपिटल के लिए, तो सिंपल बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और फिर सेकेंड एंट्री में हम उस इनकमिंग पार्टनर को सॉर्ट ऑफ अपना डेटर बना रहे होते हैं फॉर द अमाउंट ऑफ गुडविल दैट ही और शी विल ब्रिंग इन। ठीक है, और वो हम करंट अकाउंट से बनाना प्रेफर करते हैं। तो ये वही एंट्री है, सविता इज करंट अकाउंट डेबिट कि वो गुडविल जब भी लाएगी तो 24,000 की लाएगी और वो अनीता और बबीता को इतनी इतनी मिलेगी। ये आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए टू अप्रिशिएट कि ये आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशो में हमने एंट्री की होगी, क्योंकि इनकमिंग पार्टनर गुडविल जब लेकर आते हैं या नहीं भी लाता है, जैसे इस केस में वो लेकर नहीं आया है, तो बट जब भी लाएगा ये मिलेगी ओल्ड पार्टनर्स को सेक्रीफाइसिंग रेशो में। तो यहां से आप सेक्रीफाइसिंग रेशो जान सकते हो। वैसे उन्होंने पूछा क्या है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो दिस इज द सेक्रीफाइसिंग रेशो दैट यू विल फाइंड आउट फ्रॉम हियर। दिस इज सिंपल 1:2। ये हमारी सेक्रीफाइसिंग रेशो है। अब हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालनी है। कैसे निकालेंगे? काफी सिंपल है। देखो, सविता का जो शेयर है जो कि न्यू पार्टनर है, दैट इज 1/5। वो उसे दिया होगा अनीता और बबीता ने अपनी सेक्रीफाइसिंग रेशो में। यही तो मतलब है सेक्रीफाइसिंग रेशो का, कि ओल्ड पार्टनर्स इतना इतना सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो 1/5 का, इस रेशो को ध्यान रखना, सेक्रीफाइसिंग रेशो 1/5 का 1/3 दिया होगा अनीता ने अपने शेयर में से, ये अनीता का सेक्रीफाइस है। और 1/5 का 2/3 दिया होगा बबीता ने, ये बबीता का सेक्रीफाइस है। ठीक है, अब यहाँ पे ना ये गलती मत कर देना कहीं बोलो 1/3 अनीता का सेक्रीफाइस है और 2/3 सविता का सेक्रीफाइस है। उसे शेयर से भी मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे ये गलती हो सकती है। नाउ अनीता न्यू शेयर, सभी का न्यू शेयर अब हम निकाल रहे हैं। तो न्यू शेयर देखो कैसे निकल रहा है। पहले कितना था अनीता के पास? 3/4, उसमें से उसने गिव आउट कर दिया 1/15। देन बबीता, बबीता का न्यू शेयर पहले कितना था? 1/4, उसमें से उसने गिव आउट कर दिया 2/15। और सविता का शेयर तो हमें अभी पता ही है 1/5। ठीक है, देखो अब इसे सॉल्व करते हैं। एलसीएम ले लिया, 15 और 4 का 60 सीधा, 45 माइनस 4, दिस इज 41/60। दिस इज, यहाँ भी 60 ले लेते हैं, 15 माइनस 8, 7/60। और यहाँ पे भी अगर मुझे 60 करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों को, तो ये आ जाएगा 12/60। सो आंसर क्या हो गया? 41:7:12। राइट, सो दिस वाज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे आप खुद से इन्फर करेंगे कि ये सेक्रीफाइसिंग रेशो है और उसे यूज करके आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो फाइंड आउट करेंगे। राइट, चलो जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैंने आपसे कम्युनिटी पर भी पूछा था एंड मोस्ट ऑफ यू गिव द राइट आंसर, बट फिर भी एक बार अच्छे से देख लो। विदित एंड सीमा पार्टनर्स हैं, उनकी रेशो 3:2 है, उनकी ओपनिंग कैपिटल्स गिवन है, आईओसी का रेट गिवन है 10% और फर्म ने 20,000 का प्रॉफिट कमाया है ड्यूरिंग द ईयर। उन्होंने पूछा है कि विदित की कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट कितना लगेगा।
नाउ बच्चे यही करते हैं दैट दे ट्राई टू जंप टू द कंक्लूजन, इमिडिएटली आंसर देने की कोशिश करते हैं। वो सोचते हैं अच्छा 10% आईओसी का रेट है, ओपनिंग कैपिटल पे लगता है, तो 1,20,000 का 10% 12,000 इज द आंसर, बट दैट्स नॉट करेक्ट। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप मिस कर रहे हैं इफ यू आर थिंकिंग लाइक दैट कि आईओसी इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। तो आपको देखना पड़ेगा कि प्रॉफिट सफिशिएंट है या नहीं आईओसी देने के लिए, राइट? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो जैसे पीएनएल एप्रोप्रिएशन में आप देखते हो कि यहाँ पे मेरे प्रॉफिट्स आ रहे हैं, नेट प्रॉफिट है मेरे पास 20,000 का, और अगर वैसे मैं आईओसी कैलकुलेट करके देखूं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो वो बनता है 12,000 फॉर विदित एंड 4,80,000 का 10% 48,000 फॉर सीमा, तो ये टोटल बनता है 60,000। बट क्या मेरे पास 60,000 के प्रॉफिट्स है? नहीं। इन दिस केस when profit is less than appropriations, तो आप प्रॉफिट को appropriations की रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हो या डिवाइड करते हो एज आईओसी इन दिस क्वेश्चन। तो इसकी रेशो आप निकाल लीजिए, दिस बिकम्स 1:4, और 1:4 की रेशो में अवेलेबल प्रॉफिट्स को दे दो एज आईओसी। यहाँ पे आप कैपिटल रेशो भी कह सकते हो या रेशो ऑफ एप्रोप्रिएशन ज्यादा बेटर होता है, क्योंकि एप्रोप्रिएशन कोई और भी हो सकती है आईओसी की जगह। आई होप आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ। सो यहाँ पर 20,000 को हम 1:4 में कर देंगे और वही आईओसी होगा। सो सिंपली दिस विल बी 4,000 एंड दिस विल बी 16,000। ठीक है, सो आंसर इज 4,000, राइट? इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, देख कर जाएंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऑफ मिस्टर बी एट 9% per annum on 31st March 21 if A and B had started a business on 1st July and during the last 7 months B withdrew 1,000 at the beginning of each month। मैंने ये क्वेश्चन क्यों इंक्लूड किया है? क्योंकि कहीं लास्ट 7 मंथ्स देख के आप कंफ्यूज ना हो जाए। एवरेज पीरियड मेथड ही लगेगा यहाँ पे, और लास्ट 7 मंथ्स में ही उसने ड्रॉइंग्स की है एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। तो देखो जैसे यहाँ पे साल खत्म हो रहा है 31st मार्च को, तो 7 मंथ्स पहले से उसने ड्रॉइंग शुरू कर दी। तो कब से शुरू की होंगी? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि 1 सितंबर से उसने ड्रॉइंग्स स्टार्ट की होंगी। फॉर्मूला क्या होता है आईओडी का, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का, इज इक्वल टू एनुअल ड्रॉइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12, अगर एवरेज पीरियड का कॉन्सेप्ट लगेगा तो। सो यहाँ पर आईओडी विल बी, अब ये जो पर्सन है इसने 1,000 की ड्रॉइंग्स की है इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, तो ये बन जाता है टोटल 7,000, क्योंकि 7 मंथ्स के लिए की है। ये इसकी एनुअल ड्रॉइंग्स हो गई। इनटू रेट, व्हाट इज द इंटरेस्ट? 9% इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12, इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। यहाँ पे एवरेज पीरियड हम निकालेंगे, व्हाट इज द फॉर्मूला? number of months after first drawing plus number of months after last drawing divided by 2, simply। तो 1 सितंबर के बाद कितने मंथ्स हैं? 7, दैट इज द फर्स्ट ड्रॉइंग। और लास्ट ड्रॉइंग कब की होगी? 1 मार्च को। उसके बाद कितने मंथ्स है? 1। तो ये आपका एवरेज पीरियड आ गया 4 मंथ्स। तो यहाँ पे आप 4 से करेंगे एंड दिस विल गिव यू द राइट आंसर विच विल बी 210 रुपीज। कैलकुलेट करके देख लो, ठीक है? सो दिस इज द आंसर, राइट? चलो आगे चलते हैं। देन Vinod, Mohan, Rakesh are partners sharing profits and losses equally. Their capital balances on 31st March are 1,60,000, 1,20,000 and 80,000. उनके पर्सनल एसेट्स भी बताए हुए हैं। विनोद के पर्सनल एसेट्स है 40,000, मोहन के 30,000 और राकेश के 20,000। आपको ये बताना है कि उनकी लाइबिलिटी कितनी होगी, व्हाट विल बी द एक्सटेंट ऑफ देयर लाइबिलिटी। नाउ लेट मी टेल यू, पार्टनर्स हैव अनलिमिटेड लाइबिलिटी, मीनिंग कि अगर फर्म के डेट्स पे ऑफ नहीं हो पा रहे तो पार्टनर्स के घर के एसेट्स को भी हम यूज कर सकते हैं टू पे ऑफ दोज डेट्स, यानी उनके पर्सनल एसेट्स। तो यहाँ पे उनकी लाइबिलिटी कितनी होगी? जितने उनके पर्सनल एसेट्स हैं उतनी, विच इज सिंपली 40,000, 30,000, 20,000। अब आप कहोगे इसमें हमने कैपिटल का कुछ नहीं किया, करना ही नहीं है, क्योंकि कैपिटल तो वैसे भी फर्म ने पार्टनर्स को लौटानी है, उसमें पार्टनर की लायबिलिटी नहीं है।
सो हियर पार्टनर्स की लाइबिलिटी कितनी है, जितने उनके पर्सनल एसेट्स है उतनी, ठीक है। तो यहाँ पे कैपिटल का कुछ नहीं करना है। देन कमिंग हियर, XYZ पार्टनर्स हैं, उनकी रेशो है 4:3:2, कैपिटल है उनकी 5 लाख ईच, सैलरी एक्स की है 15,000 पर एनम, जेड की है 3,000 पर एनम, और ये ओमिट हो गई एंड प्रॉफिट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड। रेक्टिफिकेशन करनी है। फंडामेंटल्स चैप्टर में ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पास्ट एडजस्टमेंट्स, जहां पे हम कुछ गलती करते हैं और फिर उसे ठीक करते हैं। सिंपली यहाँ पे ध्यान देना, प्रॉफिट्स भी गिवन नहीं है, तो इसे हम क्लास में एज अ सेपरेट केस पढ़ते हैं जब प्रॉफिट्स ना गिवन हो। तो हाउ विल वी ट्रीट इट, हम कहेंगे कि अगर हमने पार्टनर्स को सैलरी नहीं दी तो अब दे दो, ठीक करने के लिए पार्टनर्स को अब दे दो सैलरी। और अगर सैलरी नहीं दी तो उनको हमने प्रॉफिट ज्यादा दे दिए होंगे। कैसे, थिंक अबाउट इट, इमेजिन द P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर हमने डेबिट साइड पे सैलरी नहीं लिखी तो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट ज्यादा हो गए होंगे। तो हाउ डू वी सॉल्व इट, अगर सैलरी नहीं दी तो प्रॉफिट ज्यादा दे दिए होंगे, कितने से ज्यादा, जितने से सैलरी कम दी, राइट, दिस इज हाउ वी सॉल्व इट। ओके, तो इसके लिए आप एडजस्टमेंट टेबल बनाते हो। तो सैलरी दे दो, एक्स को 15,000 पर एनम क्रेडिट पे आएगा क्योंकि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ये क्रेडिट होगा। 3,000 की सैलरी इसकी है, वाई की कोई सैलरी नहीं है। नाउ एज आई सेड, अगर सैलरी नहीं दी तो प्रॉफिट्स आपने ज्यादा दे दिए होंगे, कितने से ज्यादा, सैलरी के अमाउंट से ही। तो टोटल 18,000 के प्रॉफिट्स आपने ज्यादा दे दिए होंगे, विच वी हैव टू नाउ टेक बैक। तो 18,000 के प्रॉफिट्स वापस लो। किस रेशो में वापस लोगे, ऑफ कोर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, क्योंकि इसी में आपने प्रॉफिट्स दिए होंगे। तो 18,000 को 4:3:2 की रेशो में कर दो और वापस ले लो। सो वापस लेना है यानी कि डेबिट 8,000 यहाँ पे आएगा, देन 4,000 यहाँ पे आएगा और 6,000 हियर, राइट। तो अब उन्होंने पूछा क्या, वो कह रहे हैं रेक्टिफिकेशन के समय y को आप क्या करोगे, डेबिट करोगे या क्रेडिट करोगे और कितने से, सिर्फ y पे फोकस करो। जैसे इसका यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है क्रेडिट वाला, तो सिंपली द आंसर इज कि y को हम 6,000 से डेबिट करेंगे, दिस इज द आंसर, राइट। चल मूविंग ऑन। ओके, दिस आई लेफ्ट फॉर द वर्किंग। दिस क्वेश्चन, P एंड Q आर पार्टनर्स, उनके कैपिटल बैलेंसेस गिवन है 1 अप्रैल को। P का है 3 लाख क्रेडिट बैलेंस और Q का है 50,000 नेगेटिव या डेबिट बैलेंस, कैपिटल उसकी नेगेटिव में है। ओके, Q इंट्रोड्यूस 2,50,000 एडिशनल कैपिटल ऑन 1 अक्टूबर 2020। इंटरेस्ट बताओ कि Q की कैपिटल पर कितना होगा। अच्छा, अब यहाँ पे भी बच्चे क्या करते हैं, दे जंप टू कंक्लूजन। वो कहते हैं अच्छा नेगेटिव कैपिटल है तो नेगेटिव कैपिटल पे तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता, द आंसर इज ए, बट दैट्स नॉट करेक्ट। ये पूरी कंप्लीट बात नहीं हुई। अब ध्यान से देखो, क्यू की कैपिटल 1 अप्रैल को है नेगेटिव, ओके, अंडरस्टैंडेबल। और बच्चे कहेंगे हाँ वैसे भी ओपनिंग कैपिटल पर ही आईओसी लगता है तो इस पे तो लग ही नहीं सकता, ये नेगेटिव में है, तो आंसर इज ए। बट ओपनिंग कैपिटल पे आईओसी लगता है, ये बात सही है, बट ये बात पूरी नहीं है, इट्स नॉट कंप्लीट। ओपनिंग कैपिटल के बाद अगर साल के ड्यूरिंग बीच में कहीं एडिशनल कैपिटल आ रही है या विड्रॉल ऑफ कैपिटल हो रहा है तो हम टाइमलाइन से देखते हैं कितनी कैपिटल कितना टाइम चली। तो यहाँ पे वो 1 अक्टूबर को लेकर आ रहा है कितने की कैपिटल, 2,50,000 की कैपिटल। अब हम देखेंगे टाइमलाइन से, यहाँ पे तो हम आईओसी निकाल नहीं सकते क्योंकि नेगेटिव में है कैपिटल फॉर दिस पीरियड, बट इस पीरियड के लिए हम निकाल सकते हैं। 2,50,000 की वो कैपिटल लाया है, 50 की पहले नेगेटिव थी, तो ड्यूरिंग दिस पीरियड 2 लाख की कैपिटल चली फॉर 6 मंथ्स। तो 2 लाख की कैपिटल पर आप आईओसी निकालेंगे फॉर 6 मंथ्स एट द रेट ऑफ 8%, ठीक है। सो द आंसर इज 8,000, राइट, क्लियर। चलो मूविंग ऑन। नाउ
Eighth question. If average profit of a business is rupees 50,000 and normal profits is 60,000, it shows what? ये क्वेश्चन आप तभी कर सकते हैं अगर आपको गुडविल का कॉन्सेप्ट पता है, और गुडविल का मेन कॉन्सेप्ट इसमें इन्वॉल्व है. जैसे एग्जांपल, सुपर प्रॉफिट्स मेथड से जब आप गुडविल निकालते हो तो फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज. बट क्या आपको इसका लॉजिक पता है? पता होना चाहिए. सुपर प्रॉफिट्स में हम आगे कहते हैं एवरेज प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स. यहाँ पे क्या हो रहा होता है, हम किसी के बिजनेस का नाम खरीद रहे होते हैं, किसी बिजनेस की गुडविल ले रहे होते हैं. ठीक है, तो अब अगर मैं उसका नाम खरीद रही हूं, सो आई विल बी एबल टू अर्न, लेट्स से हाइपोथेटिकली 80,000. अगर मैंने उसका नाम लिया तो मैं 80,000 के प्रॉफिट्स कमा पाऊंगी. दिस इज एवरेज प्रॉफिट. और अगर मैंने उसका नाम नहीं लिया, मैं अपने आप ही मेहनत करके बिजनेस कर रही हूँ, मैंने किसी भी एस्टैब्लिश्ड बिजनेस का नेम यूज नहीं किया, तो लेट्स से मैं कमा पाऊंगी 50,000. तो यहाँ पे मैं नाम की वजह से, एस्टैब्लिश्ड नेम की वजह से कितने एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स कमा रही हूँ? 30,000. इसी को हम सुपर प्रॉफिट्स कहते हैं, और इसी से हम गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं कि हम उसे कितने पेमेंट करें. बट यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, हियर द कॉन्सेप्ट इज डिफरेंट. यहाँ पे वो कह रहे हैं अगर हम उसका नाम लेंगे तो 50,000 कमाएंगे, और अगर हम उसका नाम नहीं लेते, बस अपने आप ही नॉर्मल बिजनेस करते हैं, तो हम 60,000 कमाएंगे. बताओ, तो फिर उसका नाम लेने का क्या फायदा? यानी उसकी कोई गुडविल ही नहीं है. सो हियर वी विल से नो गुडविल ऑफ बिजनेस. राइट? चलो, मूविंग ऑन. नेक्स्ट, द नेट प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 years were 82,000, 1920 का 62, 220, 21 का 70,000. On 1st October 2019, a minor repair to machinery account amounting to 10,000 was wrongly debited to machinery account. ये गुडविल से रिलेटेड क्वेश्चन है, और यहाँ पे हमने मिस्टेक क्या की है कि हमने एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया, जिस वजह से हमारे प्रॉफिट्स गड़बड़ हो गए. ठीक है, आगे देखते हैं. डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी वाज चार्ज एट द रेट ऑफ 20% पर एनम ऑन WDV मेथड. नाउ, हमने एक रिपेयर को एसेट मान लिया और फिर उस एसेट पर डेप्रीसिएशन भी लगा दी. अब इस गलती को ठीक करो, प्रॉफिट्स को एडजस्ट करो, और फिर प्रॉफिट्स की एवरेज निकाल के आंसर बताना है. ठीक है, अब एडजस्टमेंट के लिए भी जैसे हम टेबल बनाते हैं, तो ये हमारे पास 3 years है. We have 82,000 here, 62,200 here and 70,000 here. पहले तो ये जो घटना घटी है ये किस ईयर में हुई है, यहाँ पे भी बच्चे गलती कर देते हैं. ईयर कोई होता है, वो कहीं और उसकी कैलकुलेशन दिखा देते हैं. तो 1st October 2019 will fall in this bracket ना, बिकॉज ये 1st April 19 से 31st March 20 तक जा रहा है पीरियड. तो यहाँ पे ये ट्रांजैक्शन हुई है. तो अब अगर हमने डेप्रीसिएशन चार्ज कर दी, जो कि नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि एक्चुअली कोई एसेट क्रिएट ही नहीं हुआ, तो डेप्रीसिएशन की वजह से मेरे प्रॉफिट्स कम हो गए होंगे, विच इज रॉन्ग. ये तो होना ही नहीं चाहिए था. तो अब आप प्रॉफिट्स को बढ़ाओ विद द अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन, क्योंकि हम रेक्टिफाई कर रहे हैं. ठीक है, तो डेप्रीसिएशन 10,000 के ऊपर 20% फॉर 6 months, क्योंकि 1st October को ये हमने किया है. अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च. तो 10,000 के ऊपर 20% फॉर 6 months, ये हमारी डेप्रीसिएशन रही होगी फॉर दिस पीरियड. ठीक है, और ये कंटिन्यू रहेगी अगले साल में भी. ठीक है, क्योंकि अभी मशीनरी ऐसे ही हमने शो की हुई है अपने बुक्स में. सो नेक्स्ट ईयर कैसे लगाएंगे, क्योंकि WDV मेथड है, तो 10,000 में से पहले ये वाली डेप्रीसिएशन माइनस करो 9,000. 9,000 के ऊपर 20% की डेप्रीसिएशन होगी, विच इज 1,800. अब अगर आप कहो मैम डेप्रीसिएशन को तो माइनस करते हैं, आपने प्लस क्यों किया, तो वैसे आप लॉजिक समझे. यहाँ पे प्रॉफिट्स गलत हो गए हैं क्योंकि हमने डेप्रीसिएशन चार्ज कर दी जो कि करनी नहीं थी. इस वजह से मेरे प्रॉफिट्स कम हुए हैं, क्योंकि डेप्रीसिएशन एक खर्चा होता है. बट ये गलत है, तो प्रॉफिट्स को बढ़ाओ विद द अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन. नाउ, सेकेंड बात ये है
कि ये रिपेयर थी, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिसे आपको दिखाना चाहिए था पीएनएल में, बट आपने नहीं दिखाया, आपने तो इसको बैलेंस शीट में भेज दिया। ठीक है, तो ये पीएनएल में दिखाना चाहिए था, तो पीएनएल में मेरे प्रॉफिट्स कम हो जाने चाहिए व्हेन आई वांट टू रेक्टिफाई दिस। तो इसको अब मैं पीएनएल में दिखाऊंगी, तो मैं अपने प्रॉफिट्स को कम करूंगी। विद हाउ मच? 10,000। ठीक है, चलो अब हम इसकी एवरेज निकालेंगे। प्रॉफिट्स को हमने एडजस्ट कर दिया। दिस इज 82,000, दिस इज 53,200 एंड दिस इज 71,800। एवरेज निकालो, प्लस करो, डिवाइड बाय 3 करो और देखो आंसर क्या आ रहा है। सो द आंसर इज 69,000। वैसे इसमें एक और ऑप्शन थी 71, बट दैट्स नॉट द करेक्ट आंसर। चलो आगे चलते हैं। Then we have this question. Amit and Beena were partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:1. Chaman was admitted as a new partner for 1/6 share in the profits. तो चमन न्यू पार्टनर है और चमन का शेयर है 1/6. Chaman acquired 2/5 of his share. चमन ने अपने शेयर का 2/5 किससे लिया है? अमित से। तो बताओ उसने बीना से कितना लिया है? इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हैं। या तो आप इसको एज अ बैलेंस ले लो, 1/6 में से ये माइनस कर दो, उतना उसने बीना से लिया। यहाँ पे एक और तरीके से सोच सकते हैं, कोई भी चीज अपने आप में 1 होती है, तो उसका शेयर जो भी था उसका 2/5 अगर उसने एक पार्टनर से लिया है, तो 3/5 उसने दूसरे पार्टनर से लिया होगा। तो अपने शेयर का 3/5 उसने बीना से लिया होगा। तो इस तरह से भी आप सोच सकते हैं, द आंसर वुड बी 1/10। ठीक है, नहीं तो आप सीधा बस माइनस करके भी ये निकाल सकते हो, दैट्स ऑल्सो फाइन। चलो आगे चलते हैं। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ध्यान से देखिएगा और मैं आपको बता दूं, डेटर्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, बैड डेट्स, ये बहुत कंफ्यूज करते हैं बच्चों को। और इन सबका जो ट्रीटमेंट है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाला चैप्टर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, इनमें सिमिलर है। और मैंने इस पे एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो बनाया है और आप सबने बहुत पसंद भी किया उस वीडियो को। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी इफ यू वांट टू सी इट। और दूसरी बात ये है कि जो डिसोल्यूशन चैप्टर है उसमें डेटर्स, बैड डेट्स, प्रोविजन का ट्रीटमेंट कुछ अलग होता है। ठीक है, क्योंकि वहां पे कैश बेसिस एक तरह से हम फॉलो कर रहे होते हैं कि कितने पैसे आए, कितने पैसे गए। ओके, हियर बट ये किस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो जैसे मैंने कहा, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में सिमिलर कॉन्सेप्ट है क्योंकि लॉजिक सेम है। सो यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी PQR की 2:2:1, अब वो चेंज कर रहे हैं 1:1:1 फ्रॉम 1 अप्रैल। ये आपको बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट गिवन है। 2,60,000 के डेटर्स है, 20,000 का प्रोविजन है। बैड डेट्स हुए 40,000 के, बैड डेट्स हुए 40,000 के। नाउ लेट मी टेल यू, पहले तो देखो, क्या आपको शॉक लगा? क्या आपको परेशानी हुई? यस, परेशानी हुई टू द एक्सटेंट ऑफ 20,000, क्योंकि 40,000 के बैड डेट्स में से 20 तो आप प्रोविजन से कर लोगे कवर अप, बट 20,000 का आपको प्रॉब्लम हुई, शॉक लगा। दिस इज हाउ वी से इन क्लास। तो जितने से शॉक लगा उसे हम रिवैल्यूएशन में दिखाते हैं। अब ये बुरी बात है तो इसे डेबिट साइड पे दिखाएंगे। बैड डेट्स कितने के हम शो करेंगे? 20,000 के, जितने से मुझे प्रॉब्लम हुई है। ठीक है, देन अब आप बताओ प्रोविजन कितना बच गया? 0 प्रोविजन तो खत्म ही हो गया बैड डेट्स की वजह से, अब प्रोविजन नहीं बचा। देन नाउ वी वांट टू क्रिएट अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर्स फॉर डाउटफुल डेट्स। अब मुझे 5% का प्रोविजन क्रिएट करना है डेटर्स के ऊपर। ना ये डेटर्स की वैल्यू है, बट इसमें से मुझे कितने डेटर्स पर डाउट है कि वो शायद पैसा ना दे। ना यहाँ पे सही आंसर है 40,000 के तो बैड डेट्स हो गए, पक्का पक्का, दैट्स फॉर श्योर।
अब मुझे जो डाउट है वो 2,20,000 के डेटर्स पर है और इसी पे बनना चाहिए 5% का प्रोविजन। बट कुछ बच्चे कहते हैं कि मैम जब हमें शॉक ही 20,000 से लगा तो आप यहाँ पे 20,000 के बैड डेट्स लिखो ना। बट दैट्स नॉट करेक्ट। वो बात अलग है कि शॉक हमें 20,000 से लगा और 20,000 हमारा कवर अप हो गया प्रोविजन में से, बट टोटल बैड डेट्स तो 40,000 के हुए हैं ना। और मेरे जो डेटर्स हैं उसमें से 40,000 माइनस करके ही मैं बता सकती हूँ कि अब मुझे कितने डेटर्स पर डाउट है जो शायद गड़बड़ कर सकते हैं, क्योंकि 40 तो पक्का ही बैड हो गए। तो प्लीज यहाँ पर आप पूरी बैड डेट्स की वैल्यू माइनस करेंगे, ना कि उतना पोर्शन जितने से आपको शॉक लगा। बी केयरफुल, काफी लॉजिकल बात है। अब 2,20,000 पे 5% का हमें प्रोविजन चाहिए, दिस इज 11,000। ठीक है, प्रोविजन क्रिएट करना है। अब पहला प्रोविजन तो बचा नहीं, 11 का होना चाहिए, तो कितने से डिफरेंस है? 11,000 से। ऑफ कोर्स यहाँ पे अगर कुछ बचा होता तो आप देख लेते कि अब प्रोविजन कितने से बनाना है, बट यहाँ तो 11,000 से ही हमें प्रोविजन बनाना है। ये भी बुरी बात हो गई क्योंकि लाइबिलिटी क्रिएट कर रहे हो आप। सो दोनों चीजें डेबिट साइड पर आ रही है, तो हमारा लॉस हो गया यहाँ पे 31,000 का। ठीक है, चलो अच्छे से देखकर जाना ये कॉन्सेप्ट जो अभी मैंने आपको बताया ये बड़े क्वेश्चंस में भी आता है, एडमिशन रिटायरमेंट में। वो भी अच्छे से देख के जाना और इसकी जर्नल एंट्रीज भी देख कर जाना, दैट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट। चलो आगे चलते हैं। एसर्शन और रीजन का क्वेश्चन भी कोई ना कोई जरूर आएगा आपके पेपर में। सो एसर्शन ये है, एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप goodwill is not recognized in the books of accounts of the firm because consideration in money or money's worth is not paid for it. Now let me tell you, ये AS26 जिसका नाम है intangible assets, उससे रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट है। आई फील कि ये आपके पेपर में आएगा ही, एक छोटे क्वेश्चन की फॉर्म में आ सकता है। AS26, मेरी बात ध्यान से सुनो, आपने पढ़ तो लिया होगा बट शायद आपको मतलब नहीं अभी ठीक से पता होगा। तो AS26 कहता है कि हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में परचेज्ड गुडविल को ही रिकॉर्ड करते हैं, सेल्फ जनरेटेड गुडविल को नहीं। अच्छा, अब इसका क्या मतलब है? पहले मैं आपको रिकॉल करवाना चाहती हूँ कि जो भी आपने रिकॉन्स्टिट्यूशन के चैप्टर्स पढ़े हैं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, उसमें जो गुडविल आपको बैलेंस शीट के बाहर दी होती है उस गुडविल का कुछ ना कुछ रोल होता है, बट क्या वो गुडविल आप न्यू बैलेंस शीट में कैरी करते हो? सोच के देखो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, जो गुडविल आपको बैलेंस शीट के बाहर दी होती है, क्या आप उसको बैलेंस शीट में लेकर जाते हो? द आंसर इज नो। नाउ और रिकॉल करते हैं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चैप्टर में जो गुडविल गिवन होती है बैलेंस शीट के बाहर, आप उसका क्या करते हैं? यू पास दी एडजस्टमेंट एंट्री, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। एडमिशन चैप्टर में क्या करते हो? उस गुडविल से आप प्रीमियम फॉर गुडविल वाली एंट्री पास करते हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, देन प्रीमियम फॉर गुडविल टू ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइसिंग रेशो। देन रिटायरमेंट चैप्टर में भी आप वही एंट्री पास करते हो, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर जैसी एंट्री, और डेथ में भी आप इसी टाइप की एंट्री पास करते हो, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो गुडविल जो गिवन होती है बैलेंस शीट के बाहर उसका ये काम होता है, और जो गुडविल बैलेंस शीट के अंदर गिवन होती है उसको आप राइट ऑफ कर देते हैं। ठीक है, तो जो गुडविल बैलेंस शीट के बाहर दी होती है, क्या हम उसे बैलेंस शीट में कैरी करते हैं? मैं फिर से पूछ रही हूँ, द आंसर इज नो। वाई नॉट? क्योंकि ये परचेज्ड गुडविल नहीं है, आपने इसके लिए किसी को पैसे नहीं दिए। तो ये जो भी गुडविल हम पढ़ रहे हैं ना इन चैप्टर्स में, जो लाइक आई सेड बैलेंस शीट के बाहर गिवन है, ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, ये परचेज्ड गुडविल नहीं है। और ये स्टेटमेंट ट्रू है, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। All right, next statement. Goodwill can be calculated by using average profit method, super profit method, or capitalization method. After that, an adjustment entry is passed for goodwill by debiting the gaining partner's capital या current account or crediting the sacrificing partner's capital या current account. ये भी statement सही है। गुडविल के ये मेथड्स होते हैं और गुडविल का ये हम
ट्रीटमेंट करते हैं। ओके, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, बट ये स्टेटमेंट्स एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रही, तो आंसर है बी, बोथ assertion and reason are true, but reason is not the correct explanation of assertion. प्लीज AS26 के छोटे क्वेश्चंस देखकर जाएं, highly probable question for your exams. Purchased goodwill is recorded in the books of accounts, मतलब it is carried to the balance sheet because you actually pay something for it, but self generated goodwill is not. चलो आगे देखते हैं। एक्स वाई पार्टनर्स हैं, उनकी रेशो है 4:3। उन्होंने जेड को एडमिट किया है एज अ न्यू पार्टनर और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन है, ये एक्स वाई और जेड की होगी। वाई ने अपने शेयर का 1/3 सरेंडर किया है टू गिव टू जेड। अच्छा, क्वेश्चन क्या है कि एक्स ने कितना सेक्रीफाइस किया, ठीक है, ध्यान से देखते हैं। पहले तो देखो z का शेयर है कितना, न्यू रेशो से आपको पता लग जाएगा कि z का शेयर है 2/7, ठीक है। अब इसे उसने लिया है x से और y से, क्योंकि वही दो पार्टनर्स थे। अब कह रहे हैं y ने तो अपने शेयर का 1/3 उसे दे दिया, तो y का शेयर कितना है, पुराना शेयर 3/7, तो उसने अपने शेयर का 1/3 दे दिया है z को, यानी 1/7। तो कह रहे हैं x ने कितना दिया होगा, तो ये तो सिंपल हो गया ना, ये भी 1/7 ही होगा, तभी इसका टोटल 2/7 बना है। सो द आंसर इज 1/7, वेरी सिंपल। ऑलराइट, मूविंग ऑन। Here, Disha and Abha were partners in a firm. Farad was admitted as a new partner for 1/5 share in the profits of the firm. Farad brought proportionate capital. ये आपका adjustment of capital का एक केस है। टोटल 3 केसेस हैं। क्या क्या केसेस हैं, एक तो प्रोपोर्शनेट कैपिटल वाला, यहाँ सफिशिएंट कैपिटल, न्यू पार्टनर की कैपिटल गिवन नहीं होती। एक होता है कि न्यू पार्टनर की कैपिटल के अकॉर्डिंग पुराने पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट करना है, और थर्ड इन दोनों केसेस का मिक्स होता है। आई एम जस्ट रिवाइजिंग क्विकली। ओके, सो हियर capitals of Disha and Abha after all adjustments were rupees 64,000 and 46,000 respectively. आप बताओ कि फराद की कितनी कैपिटल है। तो जैसे पूरा कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद हमें दिशा और आभा की कैपिटल्स पता लगी 64,000 और 46,000। ये कितने शेयर को रिप्रेजेंट कर रही हैं? अगर न्यू पार्टनर का 1/5 शेयर है तो इनका 4/5 होगा, क्योंकि कोई भी शेयर अपने आप में 1 होता है। तो ये 4/5 ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म को रिप्रेजेंट कर रही है। दिस इज 1,10,000, राइट? तो 1,10,000 क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये आ गया 5/4। दिस इज टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। न्यू फर्म मतलब आफ्टर एडमिशन। अब इसमें से हमें फराद का शेयर चाहिए, तो बस फराद का तो कितना है 1/5, इसका 1/5 कर दो। देखो कैलकुलेशन से बचने के लिए ऐसे कर दो, पहले यहां निकालोगे फिर यहां करोगे, उससे टाइम ज्यादा लगता है। तो टोटल कैपिटल में से बस फराद का शेयर निकाल लो, तो ये आएगा हमारा 27,500, ठीक है। सो दैट इज द आंसर, सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ दिस इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन हम एलिमिनेशन से बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। एलिमिनेशन क्या होता है? देखो एमसीक्यूज में ना या तो कैलकुलेशन से आप आंसर निकालते हैं, कई बार एलिमिनेशन से आंसर निकालना इजी होता है कि अच्छा ये ऑप्शन नहीं हो सकती, ये भी नहीं हो सकती, ये भी नहीं हो सकती, तो यही होगी। You know, this also works sometimes and you can save a lot of calculation there. So जैसे ये question, king, queen and bishop are partners sharing profits in the ratio of 10:6:5. They admit knight and decide that the profit sharing ratio between bishop and knight shall be the same as existing between king and queen. तो new profit sharing ratio बताओ। एलिमिनेशन मेथड से बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो देखो किंग, क्वीन, बिशप और नाइट,
तो कह रहे हैं कि बिशप और नाइट की जो रेशो है वो वैसे ही हो जैसे किंग और क्वीन की एग्जिस्टिंग रेशो है। सो यहाँ पे देखो किंग और क्वीन की एग्जिस्टिंग रेशो ये है, इससे मैं आंसर बता सकती हूँ। द आंसर वुड बी दिस ऑप्शन नंबर सी। ये गलत हो गया, ए बी सी डी। ऑप्शन नंबर सी। हाउ, देखो किंग और क्वीन का क्या शेयर बन रहा है, अगर मैं सिर्फ उन दोनों को देखूं 5:3 और इसका भी बन रहा है 5:3, तो यही आंसर होगा। और एलिमिनेशन से कितना इजीली हमने ये फाइंड आउट कर लिया। अगर आप कहोगे कि ए भी हो सकता है क्योंकि इसमें भी इन दोनों का भी सेम है, इन दोनों का भी सेम, तो दैट्स नॉट द राइट आंसर, क्योंकि एग्जिस्टिंग शेयर से हमें उनका बताना है। सो बहुत आसानी से हम ऐसे सोच सकते हैं कि इनका भी 5:3 बन रहा है, इनका भी 5:3, एंड दैट इज व्हाट दे वांट, कि बिशप और नाइट के बीच की जो रेशो है वो किंग और क्वीन के बीच की रेशो के अकॉर्डिंग होना चाहिए। All right, moving on. Now, this is also assertion reason question. A new partner can be admitted if it is agreed in the partnership deed, but if the deed is not there, then a new partner can be admitted only if all the partners agree to it. The answer is true. ये सही statement है। Then, Section 31 of the Indian Partnership Act 1932 will be applicable. कई सारे सेक्शन है आपकी बुक में, सारे आपको लर्न नहीं करने, कुछ सेक्शंस यस आप लर्न करके जाएं। दिस इज वन ऑफ दैट काइंड ऑफ अ सेक्शन। तो ये भी सही स्टेटमेंट है। सेक्शन 31 ही हमको ये बताता है कि नया पार्टनर आप एडमिट कर सकते हैं अगर डीड में लिखा है, या फिर अगर डीड नहीं है तो सभी बाकी पार्टनर्स को अग्री करना होगा, तभी न्यू पार्टनर आ सकता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है और ये एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रही हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर देखो बिकॉज सेक्शन 31 इज एप्लीकेबल, यस, सो both the statements are true and reason is the correct explanation of assertion. अपने admission of a partner chapter का फर्स्ट पेज खोल के देखो बुक में, टीएस गरेवाल में, वहां पे आपको सेक्शन 31 बहुत क्लियरली बताया हुआ है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और हाई प्रोबेबिलिटी है कि इस टाइप का क्वेश्चन बच्चे गलत कर सकते हैं। और कुछ बच्चे तो कहेंगे ये क्वेश्चन ही गलत है, इसमें इंफॉर्मेशन ही कंप्लीट गिवन नहीं है। तो देख लो एक बार, एबीसी पार्टनर्स है, उनकी रेशो है 3:2:1 ऑन 1st April. बी डिसाइडेड टू रिटायर। ठीक है, on the date of retirement, after all adjustments, the capital account of B showed a balance of 1,39,600. He was paid in cash 19,600 and the balance is transferred to his loan account, which is payable in 3 equal annual installments. और आपको ये बताना है कि 31 मार्च 21 को वो कितने रुपए की इंस्टॉलमेंट को पे करेगा, इंस्टॉलमेंट को, बिकॉज अलॉन्ग विद इंटरेस्ट लिखा है। नाउ मेरी बात ध्यान से सुने, पहले तो लोन अकाउंट भी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड भी वीडियो मैंने बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली बनाया है, आप उसको जरूर देखिएगा। आई पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे 1 अप्रैल 19 को वो रिटायर हो रहा है, और जो हमने हिसाब किताब पूरा लगाया कि उसके 1,39,600 रुपीज बनते हैं जो फर्म ने उसको देने हैं, उसमें से 19,600 हमने अभी के अभी उसको दे दिए। तो जो बचा है दैट इज 1,20,000 और ये हमें 3 इंस्टॉलमेंट्स में उसको देना है टुगेदर विद इंटरेस्ट। अब सवाल ये उठता है कि इंटरेस्ट का तो रेट ही यहाँ पर गिवन नहीं है। अब ये तो क्वेश्चन ही गलत है, ये तो क्वेश्चन ही गलत है। अगर पेपर में ऐसा कुछ आ गया तो आप क्या करेंगे? आप ये बोलेंगे कि क्वेश्चन ही गलत है या ऐसे कुछ भी लिख के आ जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं, एक सेक्शन होता है 37 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, जो कि आउटगोइंग पार्टनर से रिलेटेड होता है रिटायरमेंट या डेथ में, कि जो रिटायरिंग या डिसीज्ड पार्टनर है उसको जो हमें पेमेंट करनी है उस पे इंटरेस्ट हम देंगे 6% पर एनम के हिसाब से ऑन द बैलेंस अमाउंट। तो अगर हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम सेक्शन 37 का रेफरेंस लेंगे और इंटरेस्ट का रेट यूज करेंगे 6% पर एनम। ये भी आपकी बुक में गिवन है, डेथ ऑफ अ पार्टनर चैप्टर में आप देखें। सो 6% पर एनम के हिसाब से हम ये क्वेश्चन कर देंगे। पहले तो 1,20,000 को 3 पार्ट्स में डिवाइड करो इक्वली, तो दिस बिकम्स 40,000, 40,000 एंड 40,000।
तो यहाँ पर इस पीरियड में 1,20,000 का लोन ड्यू रहा, तो इस पे 6% का आप लगा दीजिए इंटरेस्ट, तो वो बनता है 7,200। तो यहाँ पर मैं टोटल पे करूंगी 47,200। फिर 40 का प्रिंसिपल दे दिया, इस पीरियड में जो आपका प्रिंसिपल चला फॉर द होल ईयर दैट इज 80,000। 80,000 पे 6% आप लगाएं, दैट बिकम्स 4,800। तो यहाँ पर जो मैं पैसे दूंगी, इंस्टॉलमेंट जो मैं पे करूंगी, दैट इज 44,800। एंड एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन उन्होंने इसी डेट पे आपसे पूछा है, सो द आंसर इज 44,800। तो यहाँ पे हमने सेक्शन 37 का रेफरेंस यूज किया है, ठीक है। प्लीज पुट इट इन योर माइंड। नाउ आगे चलते हैं। दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और ये आपके सैम्पल पेपर में आया था सीबीएसई के 1-2 साल पहले। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, देखते हैं। ABC partners है, C expired on 18th December, and as per the agreement, surviving partners directed the accountant to prepare financial statements as on 18th December, and accordingly the share of profits was calculated as rupees 12 lakh, which account will be debited to transfer C's share of profits. नॉर्मली हम एंट्री करते हैं P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू गिव हिम द शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो आंसर बच्चे कहेंगे P&L सस्पेंस, बट दैट्स नॉट करेक्ट। नाउ लेट मी टेल यू, P&L सस्पेंस अकाउंट हम क्यों बनाते हैं, क्योंकि डेथ जैसे साल के बीच में ही कहीं हो जाती है, क्लोज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पहले ही अगर कभी डेथ हो जाती है, तो यहाँ पे P&L एप्रोप्रिएशन तो बना नहीं होता, वो तो तब बनेगा जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्लोज होंगी, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब हम डिसीज पार्टनर्स को प्रॉफिट्स कैसे दें, इसके लिए हम एक टेम्पररी अकाउंट खोल देते हैं जिसका नाम है P&L सस्पेंस अकाउंट। क्यों खोलते हैं, क्योंकि अभी P&L एप्रोप्रिएशन तो बना ही नहीं है, तो एक टेम्पररी अकाउंट ओपन कर देते हैं। बट यू टेल मी, अगर उसकी डेथ उसी दिन हो रही हो जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्लोज हो रही हैं, तो क्या हमें P&L सस्पेंस बनाने की जरूरत है, या हम P&L एप्रोप्रिएशन से ही उसे पैसे दे देंगे? द आंसर इज कि फिर हम P&L एप्रोप्रिएशन से ही उसे पैसे दे देंगे। अब अगला सवाल ये उठता है कि आप कहोगे कि मैम उसकी डेथ तो 18 दिसंबर को हो रही है और उस दिन हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट थोड़ी बना रहे हैं, वो तो हम 31 मार्च को बनाते हैं। बट वो तो अब डिपेंड करता है ना, क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इसी दिन बना रहे हैं। एज पर द क्वेश्चन, जिस दिन उसकी डेथ हुई है वही आपका क्लोज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाला दिन है, तो यहाँ पे हमें P&L सस्पेंस बनाने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। हम प्रॉफिट्स का शेयर उसे P&L एप्रोप्रिएशन से देंगे। क्वाइट इंटरेस्टिंग, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगेन अ नाइस क्वेश्चन, ये आपका एक थियोरेटिकल क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, कि हम डिसॉल्व जब करते हैं एक पार्टनरशिप फर्म तो उसके क्या क्या मोड्स हो सकते हैं। तो टोटल 5 मोड्स होते हैं। क्या क्या? बाय नोटिस, ऑन द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, देन म्यूचुअल अग्रीमेंट, कंपल्सरी डिसोल्यूशन और डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। तो आपको बताना है किस सिचुएशन में क्या हो रहा है। ABC पार्टनर्स हैं और 1 अक्टूबर को B और C इंसॉल्वेंट हो गए। तो देखो, अगर 2 पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो गए 3 में से, तो फर्म तो कंटिन्यू रह ही नहीं सकती, ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म है, और इसका आंसर है कंपल्सरी डिसोल्यूशन। आप पढ़ के जाएंगे कि कंपल्सरी डिसोल्यूशन के सिनेरियोज क्या है। देन PQR ने पार्टनरशिप बनाई थी। इट वाज डिसाइडेड दैट ऑन completion of the project of National Highway 25, the partnership firm will be dissolved. This is a case of, I think this is easy to tell, happening of an event, कि जब काम पूरा हो जाएगा तो हम फर्म को डिसॉल्व कर देंगे। This is interesting. A, B, C पार्टनर्स हैं, B इंसॉल्वेंट हो गया है। This is a case of, आप बताएं क्या फर्म अभी भी वैसे चल सकती है? हाँ, ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म नहीं है, बट ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है, क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स तो चेंज हो जाएंगे, अब 3 से 2 पार्टनर्स ही रह जाएंगे। तो ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म नहीं है, ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है।
वैसे आपको बता दूं ये पूरा रिकॉन्स्टिट्यूशन, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, ये भी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है, क्योंकि यहाँ पे भी इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स चेंज हो जाते हैं। और फिर जो आपका चैप्टर है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, वहां तो फर्म ही खत्म हो जाती है। देन XYZ पार्टनर्स है, वाई ने एप्लीकेशन दी है कोर्ट को, वैसे यहीं से आंसर पता लग रहा है कि फर्म को डिसॉल्व कर दिया जाए क्योंकि एक्स ने कुछ मिसकंडक्ट किया है और कोर्ट ने भी इसको मान लिया है, तो दिस इज अ केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म बाय कोर्ट। ठीक है, इसमें मैंने ऑप्शंस नहीं दी, वैसे ऑप्शंस थी जैसे 1 विल बी मार्क्ड विद डी, 2 with A, 3 with B and 4 with C। चलो मूविंग ऑन। नाउ दिस इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग, और जैसे मैंने आपको कहा था कि जो बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये वाला कॉन्सेप्ट होता है, ये चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में एक टाइप का होता है और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में बिल्कुल अलग टाइप का हो जाता है। बिल्कुल अलग टाइप का मतलब अलग टाइप का। ओके, सो यहाँ पे XYZ पार्टनर्स हैं, उनकी रेशियो गिवन है और डिसोल्यूशन हो रही है। सो डेटर्स की वैल्यू है 62,000, प्रोविजन की वैल्यू है 2,000, डेटर्स ऑफ 35,000 वर टेकन ओवर बाय एक्स एट 30,000 और रिमेनिंग डेटर्स को हमने सेल कर दिया एक डेट कलेक्टिंग एजेंसी को फॉर 60% ऑफ द बुक वैल्यू। गेन और लॉस बताना है रियलाइजेशन के समय, तो ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का क्वेश्चन है। रियलाइजेशन अकाउंट थोड़ा सा बना के आप बहुत इजीली आंसर निकाल सकते हैं। पहले तो हम ये देखते हैं कि डेटर्स से हमारे पास कितने पैसे आए। तो देखो यहाँ पर टोटल 62,000 के डेटर्स हैं, जिसमें से 35,000 के डेटर्स को एक पार्टनर ले गया है 30,000 में। ठीक है, अभी बुक वैल्यू पे फोकस करो क्योंकि ये बुक वैल्यू है और ये बुक वैल्यू है। तो अब आप बताइए कि कितनी बुक वैल्यू वाले डेटर्स बच गए। तो 62,000 माइनस 35, 27,000 के डेटर्स अभी बच गए हैं बुक वैल्यू, और इन्हें हमने किसी डेट कलेक्टिंग एजेंसी को बेच दिया है एट 60% ऑफ द बुक वैल्यू। तो वहां से हमारे पास कितने पैसे आएंगे, वहां से आएंगे 16,200। ठीक है, ओके। तो अब हम एक बार रियलाइजेशन बना के देखते हैं छोटा सा, कैसे बनता है। डेटर्स को आप इस साइड लेकर आएंगे, जैसे एसेट्स को ट्रांसफर करते हैं। प्रोविजन को आप इस साइड एज अ लाइबिलिटी शो करेंगे। फिर डेटर्स जो टेकन ओवर बाय पार्टनर है, एक्स कैपिटल अकाउंट, जितने में वो लेकर गया, यहाँ पे वो वैल्यू लिखनी है, बुक वैल्यू नहीं, जितने पर वो लेकर गया है, दैट इज 30,000। प्रोविजन को हम पे ऑफ नहीं करते क्योंकि ये ऐसी लाइबिलिटी ही नहीं है जिसको आप पे ऑफ कर सको। और कुछ डेटर्स से जो हमने बेच दिए हैं, वहां से हमारे पास पैसे आए हैं 16,200। ठीक है, तो यहाँ पे देखो प्रोविजन का जो ट्रीटमेंट है वो एक तरह से कुछ भी नहीं है, बस उसको आपने रियलाइजेशन में कैरी करना है, ना ही उसको पे ऑफ करना है। तो यहाँ पे ओवरऑल देखो तो सिंपली यहाँ पे हमारा आ रहा है लॉस एज अ बैलेंसिंग फिगर, लॉस ऑफ 13,800, लॉस ऑफ 13,800, राइट। सिंपल क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ओके, दिस इज अ बोनस क्वेश्चन, वैसे 20 क्वेश्चंस कंप्लीट है, बट मैं आपसे ये भी डिस्कस करना चाहती थी। दिस इज रिलेटेड टू सेक्शन 48 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 व्हिच टॉक्स अबाउट सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स का मतलब है कि ये हमें बताता है डिसोल्यूशन के समय व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ पेमेंट दैट वी हैव टू यूज। डिसोल्यूशन के समय लाइन लग गई है लोगों की पैसे लेने के लिए, तो किसको कब देने हैं। सबसे पहले आउटसाइड पार्टीज को आप पैसे पे करेंगे उनके डेट के लिए। सेकंड, पार्टनर्स के लोन के लिए आप उनको पैसा पे करेंगे। थर्ड, पार्टनर्स की कैपिटल के लिए आप उनको पैसा पे करेंगे। और फोर्थ, अगर कुछ पैसे बच जाए तो वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, अगर कुछ पैसे कम रह गए तो पार्टनर से ही मंगवाए जाएंगे। दिस इज द ऑर्डर, यानी सबसे पहले हमें आउटसाइड लाइबिलिटीज को पे ऑफ करना है। ठीक है, ए बी पार्टनर्स हैं, उनकी रेशियो गिवन है। मिसेज ए जो कि ए की वाइफ है, बट फर्म के लिए तो वो आउटसाइडर ही है।
She has given a loan of 20,000 to the firm, and the firm had also taken a loan of 10,000 from B, who is a partner. The firm was dissolved and its assets realized 25,000 rupees. आप बताइए what is the order of payment of Mrs. A's loan and B's loan? तो बहुत सिंपल है, बट यहाँ पे आप सेक्शन कोट करें, सेक्शन 48. सो पहले आप मिसेस बी की पेमेंट करेंगे क्योंकि शी इज एन आउटसाइडर. सॉरी, मिसेस बी नहीं है, मिसेस ए है. तो मिसेज ए की पेमेंट करेंगे आप लोन की, बिकॉज शी इज एन आउटसाइडर एंड दिस इज द ऑर्डर दैट वी फॉलो. उसके बाद आप फिर बी के लोन के लिए पैसे देंगे. तो टोटल पैसे अभी हमारे पास है 25,000 जितने के एसेट सेल हुए हैं, उसमें से 20 हम पूरा लोन के लिए दे देंगे फॉर मिसेज ए, और बाकी जो बचा वो हम बी के लोन के लिए यूज कर लेंगे. तो 5,000 की पेमेंट हम बी को कर देंगे. Right, this is as per section 48 of the Indian Partnership Act 1932. This section deals with settlement of accounts or the order of payment. ठीक है, चलिए. So I hope this video helped you. If it did, please like the video और अच्छे से पढ़ाई करो, सारे concepts revise करो, और अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में.